मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे स्वर्गीय परम पूजनीय दादाजी अपने समय के नामी गिरामी अघोरी थे। इलाहाबाद में उनका एक आज भी आश्रम है जो कि जन कल्याण हेतु आज भी चल रहा है। मैं जब 17 बरस का था तो मेरी रुचि अपने दादा की के क्रियाकलापों पे गई। मुझे बेहद स्नेह करते थे वो। मैं उनका शिष्य बन गया। वर्ष 1997 आते आते उन्होंने मुझे निपुण किया और तंत्र ज्ञान के लिए देश के विभिन्न स्थानों पे भेजा। मैंने कभी भी उनका कहना नहीं टाला। वो मेरे दादा ही नहीं मेरे गुरु भी थे और इस तरह मैं अघोरपंथ से जुड़ गया और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं घुमक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, कभी यहाँ और कभी वहाँ। मैं आपको वो घटनाएं बता रहा हूँ जिनको मैं आज भी नहीं भूला हूँ। हैदराबाद की घटना। यह घटना सन 1995 में मई महीने की है। मैं हैदराबाद आया हुआ था अपने मामा जी के पास। मेरे मामा जी CRPF में थे और यहाँ स्थानांतरित हुए थे। 2 वर्ष हो चुके थे और उनसे मिलना नहीं हो पा रहा था तो मैं हैदराबाद पहुँच गया। उन्होंने अफजलगंज में एक मकान लिया हुआ था किराए पर। मकान नया तो नहीं था, हाँ काम चलाऊ तो था ही। मैं हैदराबाद घूमता रहा, शाम को घर आता और खाना खा के सो जाता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का मस्जिद घूमा जाए। तो मैं दिन में करीब 1 बजे मस्जिद घूमे चला गया। मस्जिद सच में ही शानदार और ऐतिहासिक महत्व की है। उसमें एक बड़ा सा अहाता है और वहाँ एक बड़ा सा तालाब भी है जिसकी दीवार पत्थरों से बनी है और उसमें मछलियाँ पाली हुई हैं। मैं उस दिन मस्जिद घूमा और फिर बाजार चला गया। अगले दिन न जाने क्यों मेरे दिल मन में दोबारा वहां जाने की इच्छा हुई। मैं फिर दोबारा वहां चला गया। दरअसल वहां शांति का माहौल है, मन को शांति मिलती है। मैं फिर से उस तालाब पर चला गया और मछलियां देखने लगा। वहां काफी लोग थे, हर उम्र के। फिर मैं बाहर अहाते में आकर एक पत्थर पे बैठ गया। तभी मैंने देखा कि एक छोटी सी लड़की वहां आई और आके किसी को आवाज देने लगी। मैंने सोचा शायद घूमने वाले लोगों में से ही कोई होगी ये। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी लेकिन अच्छे परिवार से संबंधित है ऐसा महसूस हुआ मुझे। फिर सहसा ही वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, क्या आपने यहाँ किसी छोटे बच्चे को देखा जो कि काले रंग के कुर्ते में है और सर पे टोपी लगाई हुई है सफेद रंग की? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा, ये रोज ही ऐसा करता है, खाने के वक्त हमेशा ढूंढना पड़ता है, इसे न जाने कहा गया। अब ये वो चारों तरफ देख के बोली, तुम क्या यहीं रहती हो? मैंने सवाल किया। हाँ, यहीं पास में रहती हूँ, यहाँ मेरे अब्बू की दुकान है बच्चों के कपड़ों की। उसने तपाक से जवाब दिया। पढ़ाई करती हो? मैंने पूछा। हाँ, 3री जमात में हूँ, उसने जवाब दिया। अच्छा है, पढ़ाई करनी ही चाहिए। नाम क्या है तुम्हारा? मैंने फिर से सवाल किया। निसार नाम है मेरा, और आपका? उसने भी सवाल किया। मैंने उसको अपना नाम बता दिया। वो झिझक नहीं रही थी, ऐसे बात कर रही थी कि वो जैसे वहाँ की हर चीज से वाकिफ हो। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ के तो नहीं लगते, उसने पूछा। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैंने जवाब दिया। मैंने कल भी आपको यहाँ देखा था। आप कल भी आए थे न यहाँ? उसने पूछा। हाँ, मैं कल भी आया था यहाँ, लेकिन मैं कल यहाँ नहीं बैठा था। मैंने कहा, कल आप तालाब के पास बैठे थे, मैंने देखा था। वो बोली। हाँ, मैंने कहा, अच्छा, मैं अपने भाई को ढूंढती हूँ। अब एक बात तो बताओ, क्या आपने सारा हैदराबाद घूम लिया? उसने फिर से सवाल किया। हाँ, लगभग सारा घूम लिया। ये मस्जिद रह गई थी तो सोच इसको भी घूम लिया जाए, इसको क्यों छोड़ा जाए? मैंने हंस के जवाब दिया। आपको इस मस्जिद की खासियत मालूम है? उसने जोर देके कहा। नहीं, मुझे नहीं मालूम। वैसे क्या खासियत है इस मस्जिद में? मुझे तो आम मस्जिद की तरह ही लग रही है। हाँ, बड़ी जरूर है। मैंने मस्जिद की तरफ मुंह करके कहा। इस मस्जिद की पीछे की दीवार में एक पत्थर मक्का का लगा है, लेकिन वो हर एक इंसान को नहीं दिखाई देता। क्या आपने वो देखा? उसने पूछा। नहीं, मैंने तो नहीं देखा और नहीं मुझे किसी ने बताया इस बारे में। मैंने कहा, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। लोग यहाँ गाइड को पैसे देते हैं ताकि वो उनको वो पत्थर दिखवा दें। उसने मुस्कुरा के जवाब दिया। लेकिन तुम अपने भाई को ढूंढ रही थी ना? तुम उसको ढूंढ लो। मैंने कहा। वो जाएगा कहाँ? यही होगा या फिर अब्बू की दुकान पे चला गया होगा खुद ही। चलो मैं दिखाती हूँ, उसने कहा। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद ये लड़की ऐसे ही मेरे जैसे लोगों को वो पत्थर दिखाकर 5 से 10 बना लेती होगी। खैर, मैं उठ के खड़ा हुआ और उसके पीछे चलने लगा। वहाँ उसने मुझको वो पत्थर दिखा दिया और उसके बारे में बात करती रही और फिर हम दोनों उसी जगह पे आ गए जहाँ वो मुझे पहली बार मिली थी। मैंने अपनी जेब से 10 निकाले और उसको देने लगा, लेकिन उसने मना कर दिया और हंस के बोली, आप ही रख लो, नारियल की मिठाई खा लेना। मैं भी हंस पड़ा।
लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। ये मेरे लिए थोड़ा चौंकने की बात थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप कल फिर आओगे यहाँ? और यहाँ हैदराबाद में कब तक हो? उसने पूछा। कल मैं आऊंगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज 15 तारीख है और 18 को मुझे वापस जाना है, मैंने कहा। यानी कि आप 18 तारीख को वापस जाएंगे? उसने कहा। हाँ, मैंने कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप कल आओगे तो बात करूंगी, उसने हंसते हुए कहा। मैं उसका जवाब नहीं दे सका और मेरे देखते ही देखते वो वहाँ से चली गई और लोगों की भीड़ में गुम हो गई। मैं इसके कोई आधे घंटे बाद वहाँ से वापस घर की तरफ चल दिया और बिस्तर पर लेटने के काफी देर तक इसी बात में उलझा रहा और नींद आ गई। मैं तकरीबन 2 बजे वहां पहुंचा जहां मेरी मुलाकात निसार से पहली बार हुई थी। मैं वहां बैठा और पानी पीने लगा गया। मैं पानी पी ही रहा था कि मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। आ गए आप? हाँ, मैं आ गया और सच में तुमको ही ढूंढ रहा था, मैंने बेझिझक जवाब दिया। मैं जानती हूँ, उसने भी तपाक से जवाब दिया। ये लो, आपने तो ली नहीं होगी तो मैं ही लेके आ गई आपके लिए ये नारियल की मिठाई। वो मिठाई का कागज खोलते ही बोली। मुझे थोड़ी हैरत हुई कि निसार को कैसे मालूम कि मैंने मिठाई नहीं खाई। खैर, मैंने अपने ख्यालों को दरकिनार किया और मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। मिठाई वाकई में लाजवाब थी। ये कौन सी दुकान से लाई हो निसार तुम? काफी बढ़िया मिठाई है, मैंने एक और टुकड़ा उठाते हुए पूछा। यही पास में कई दुकानें हैं, कहीं से भी मिल जाएगी, उसने मुस्कुरा के कहा। अच्छा निसार, जरा अपने घर के बारे में बताओ, कौन कौन है घर में तुम्हारे? मैंने उससे आंखें मिला के पूछा। मेरे अब्बू हैं, अम्मी हैं, बाबा हैं, मैं और मेरा छोटा भाई अख्तर हैं, उसने जवाब दिया। और घर कहाँ है तुम्हारा? मैंने पूछा। यही पास में ही है। मेरे घर चलोगे? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, मैंने हंस के जवाब दिया। और उस दिन करीब 2 घंटे तक हम ऐसे ही बातें करते रहे। वो मेरे बारे में पूछती और मैं उसके बारे में, वो दिल्ली के बारे पे पूछती और मैं हैदराबाद के बारे में। ऐसे ही वक्त गुजर गया। मुझे ये निसार अच्छी लगने लगी थी, बेहद मासूम, प्यारी और चुलबुली बच्ची सी। फिर मैं करीब 6 बजे वापस अपने मामा जी के घर आ गया। 8 बजे करीब मामा जी आए और उन्होंने मुझे कल अपने सेंटर में चलने के लिए कहा। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मना न कर सका। अगले दिन मुझे सेंटर जाना पड़ा। काफी दूर था सेंटर, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया था। वहां मैं मामा जी के दोस्तों के साथ मिला, खाया पिया और इसी में 2 बज गए। मैं घर पे 4 बजे करीब पहुंचा, लेकिन मन नहीं माना और फिर से मस्जिद की और बढ़ने लगा। 4:30 बज चुके थे। मैं फिर वहीं जाके बैठ गया जहां 2 दिनों से मैं और निसार मिल रहे थे। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन निसार का कोई अतापता नहीं था। मैं अपनी नजरें चारों ओर दौड़ा रहा था कि निसार मुझे दिख जाए, और अचानक ही वो मुझे दिखाई दे गई। वो मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। मुझे बेहद खुशी हुई। आज कहाँ थे सारा दिन? उसने मुझसे कड़क लहजे में पूछा और सच कहता हूँ, मुझे उसका ये लहजा बेहद प्यारा और बेहद करीबी लगा। हाँ, मैं तुमको कल बता नहीं सका कि मुझे कहाँ जाना था अपने मामा जी के साथ, मैंने थोड़ा धीमे लहजे में उससे कहा। कोई बात नहीं, चलो आप आए तो। उसने मजाक के लहजे में ये बात की और मैंने भी हंस के अपना सर हिला दिया। अच्छा ये लो, ये एक छोटी सी किताब है, इसको रख लो, बेहद काम आएगी जिंदगी में, उसने वो मुझे देते हुए बोला। लेकिन ये तो उर्दू में है, मैंने सवाल किया। आप उर्दू जानते हैं? ये मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, उसने कहा। तुमको कैसे पता कि मैं उर्दू जानता हूँ? मैंने हैरत से पूछा। आपके बोलने के लहजे से मैंने समझ लिया कि आपको उर्दू आती है, उसने इत्मीनान से ये बात कही। ये बात तो मुझे पता थी कि निसार एक ज़हीन बच्ची है और दूसरे अपनी उम्र के बच्चों से अलग है। कल मैं सुबह जा रहा हूँ निसार, मैंने कहा। हाँ मालूम है, उसने आंखें नीचे करके कहा। पता नहीं कभी दोबारा यहाँ आ भी पाऊंगा या नहीं। तुम एक काम करो, मुझे अपने घर का पता दे दो, मैं अगर कभी आया तो तुमसे जरूर मिलूंगा निसार। मैंने हल्के से लहजे में ये बात कही। वो मुस्कुराई, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने मेरी जेब से पेन निकला और किताब के पीछे अपना पता लिखा दिया और वहां से चली गई। ये मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। मुझे भी अजीब सा लगा रहा था। 3 दिनों में एक अजीब सा नाता बन गया था मेरा उससे। मैं अहाते से बाहर आया और घर की ओर चल दिया। वो किताब मैंने जेब में रख ली थी, छोटी सी कोई 100 पृष्ठों की किताब होगी वो। रात को घर जाके सुबह हैदराबाद छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी और वक्त गुजरता गया अपनी रफ्तार से। मुझे एक बार फिर से हैदराबाद जाने का मौका मिला। ये बात सन 1997 के दिसंबर महीने की है।
खैर मैं वहाँ पहुँचा, मामा जी के यहाँ रुका और अगले दिन उनकी मोटरसाइकिल उठाई और निसार के दिए हुए पते की तरफ चल दिया। मैंने मस्जिद के सामने एक शख्स से रास्ता पूछा और उसके बताए हुए रास्ते पे चल दिया, लेकिन लगातार चलने के बाद भी वो जगह आ ही नहीं रही थी। कोई कहता इधर, कोई कहता उधर, जैसा जो कहते मैं वही चल देता, लेकिन पता नहीं चला। मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मुझे यहाँ जाना है। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि इस नाम की जगह तो यहाँ कोई नहीं है, हाँ एक गांव है इस नाम का, वहाँ चले जाओ। मैंने वैसा ही किया और उस गांव की ओर चल पड़ा। शहर से काफी बाहर था ये गांव। मैं वहां पहुंचा तो एक चाय वाले से पूछा कि मुझे इस जगह जाना है। मैंने उसको पर्चा दिखाया, नाम बताओ जिससे मिलना है। उसने कहा, मैंने नाम बताया, इस नाम का तो कोई आदमी नहीं रहता यहाँ, आप एक काम करो, सामने मस्जिद है, वहां मालूम कर लो। उसने इशारा करते हुए बताया। मैं वही चल दिया। वहां 4 से 5 बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। मैंने जब उनसे पूछा तो एक आदमी आगे आया और बोला, ये पता आपको किसने दिया? मैंने सब कुछ बता दिया। वो हैरत में पड़ गया और मुझे अपने साथ आने को कहा। मैं चल दिया। उसने एक टूटे फूटे खंडहरनुमा घर की ओर इशारा किया और बोला, इस नाम का आदमी आज से 40 से 45 साल पहले यहाँ रहा करता था। उसकी बीवी, बाप और एक लड़की थी निसार, और एक लड़का था। एक रात बारिश में छत गिर गई और सारा परिवार इसमें दब के मर गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, खून जैसे जम गया हो, हाथ पांव ठंडे हो गए। मैंने किसी तरह से खुद को संभाला और वापस चल दिया। रास्ते में फिर से वो मस्जिद पड़ी। मैंने मोटरसाइकिल बाहर लगाई और उसी जगह जाके बैठ गया जहां मेरी मुलाकात निसार से हुई थी। मैं ढूंढता रहा, नाम लेता रहा, लेकिन निसार नहीं आई। वो किताब आज भी मेरे पास है। उसका शीर्षक है लंबी उम्र की 100 दुआएं।